वो परेशान करेगा। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की स्टडी करना पड़ेगी बेसिक, और फिर हम चलेंगे उस यूनिट के अंदर। उसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडिंग है। सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने के लिए कि आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। सीधा सा कंसेप्ट है, जैसे फिजिकल स्टेट में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग आपको पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट बोलते हैं। किसी भी मटेरियल वो अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको? आयोनिक इक्विलिब्रियम। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं सिंपल सा। NaCl नाम सुना है आपने सबने। इसको बोलते हैं रॉक साल्ट, साल्ट के नाम से फेमस है। टेबल साल्ट भी इसको बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, डेली यूज में आप इसको यूज करते हैं। हमने बोर्ड पर सबसे पहले लिखा इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें आ जाएगा अपने आप भी। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझते हैं। NaCl, NaCl आयोनिक कंपाउंड है। मीन्स जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब सोडियम ने अपना एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट किया था। वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब सोडियम इसके अंदर पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है और क्लोराइड नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर चुका है, सोडियम अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर चुका है, इसीलिए ये आयोनिक बॉन्ड है। इसका मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है। NaCl के पास क्या अब्सेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा बेड कंडक्टर। मतलब NaCl सॉलिड फेस में क्या होता है? इंसुलेटर, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये बेड कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी का हम गुड कंडक्टर बनाए। गुड कंडक्टर बनाने के लिए दो काम करते हैं। या तो इसको मोल्टन स्टेट में ले जाओ, मीन्स इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करो, ये ब्रेक होगा। या फिर इसमें वाटर मिक्स कर दो। तो जैसे ही आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो NaCl ऐसे डिसोसिएट हो जाएंगे, Na+Cl माइनस। हो गया डिसोसिएट। अरे ये डिसोसिएट किस में होगा? जिसमें जिसके फॉर्मेशन हुआ Na+Cl। अब Na का इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन भाग गया? जब ये ब्रेक हुए, आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो बॉन्ड ब्रेक होगा NaCl का, जो आयोनिक बॉन्ड था। तो Na पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के भाग गया। क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा मटेरियल कहाँ है? ये पूरा मटेरियल किसी बीकर के अंदर है। सॉल्यूशन तो किसी पॉट के अंदर बनाओगे ना। ये पूरा NaCl का सॉल्यूशन बीकर के अंदर है। अब आप क्या चाहते हो? रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, मतलब रिएक्शन किधर फ्लो करे? बैकवर्ड साइड। मतलब NaCl का डिसोसिएशन इनटू देयर आयंस Na+Cl-। समस्या ये कि सभी बीकर में है, कोई बाहर नहीं गया। और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इसमें भी तो सब यही है। कहाँ कौन गया? ना Na बाहर गया, ना Cl- बाहर गया। तो NaCl का जब Na+Cl- में डिसोसिएशन होता है तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिसोसिएट होना। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन दोनों का अट्रैक्शन फिर से काम करने लगे।
और दोनों वापस एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एसोसिएट होकर के क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर से NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये बीकर में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब रिएक्शन किधर जाने लगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब NaCl का डिसोसिएशन हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन, NaCl Na+Cl - का एसोसिएशन हो तो बैकवर्ड। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि RF इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितनी मेहनत आपने इसको डिसोसिएशन में की, उतनी मेहनत इन दोनों ने एसोसिएशन में कर दी। मेहनत से मेहनत कैंसर। क्या हो गया, RF इक्वल टू RB। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में शिफ्टिंग कर गया, रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड। 1 मोल NaCl डिसोसिएट हुआ Na+Cl में और वापस Na+Cl के आयन 1 मोल NaCl का फिर से फॉर्मेशन कर दे, मतलब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो गया। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब हमने यहाँ लिखा इलेक्ट्रोलाइट, तो पहले इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ले, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट दुनिया के 2 मटेरियल है, वो सब्सटेंस है जो अपनी सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं हो सकता। बट मोल्टन स्टेट और डिसॉल्व स्टेट, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें या मोल्टन स्टेट में ले जाएं, दे बिकम आयोनाइज्ड, वो आयन में कन्वर्ट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, they become ionized and gets good conductor of electricity। और ये इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन गुड कंडक्टर हो जाए। अब बताओ NaCl का सॉल्यूशन, NaCl जब सॉलिड था वो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, लेकिन जैसे ही आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, आयंस में डिसोसिएट हुआ। आप इसमें टर्मिनल डिक्ट करो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और जैसे ही करंट पास करोगे Na पॉजिटिव आयन कैथोड टर्मिनल की तरफ भागने लगेगा और क्लोराइड आयन एनोड टर्मिनल की तरफ भागने लगेगा, अपोजिट टर्मिनल की तरफ भागेंगे, मतलब इसमें करंट फ्लो हो गया। तो अभी हमको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझना है, इनमें करंट कैसे फ्लो होगा उससे कोई लेना देना नहीं। ये इस टाइप के मटेरियल सॉलिड फेस में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे, डिसॉल्व स्टेट में, मोल्टन स्टेट में become ionized and gets good conductor of electricity। किसके कारण? Due to positive and negative ion। जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है। जो लिक्विड स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर हो, उसी का नाम इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? उसमें किसके कारण करंट फ्लो होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब इलेक्ट्रोलाइट के टाइप की स्टडी करें तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के टाइप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसका डिसोसिएशन 100% हो, डिसॉल्व स्टेट। जैसे आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया और वो अपने आयन में डिसोसिएशन दे, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, जो अपने आयंस में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो ऐसा ना करे, जिसमें लेस देन 100% डिसोसिएशन हो, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिक नेचर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है। तीनों ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तीनों के एग्जांपल लिखूंगा, बट पहले लिखूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक H2SO4, HCl, ये इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, बट दे आर एसिडिक नेचर, बट
इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? ये इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में आते हैं, सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर है, डिसॉल्व फेस में गुड कंडक्टर, इस और आयन के कारण इनमें करंट फ्लो होता है, ये बात ध्यान रखें। NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये बेसिक नेचर। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिखेंगे जो साल्ट, जैसे एक तो लिखा ही है बोर्ड पर, NaCl, KCl, NH4Cl एंड CH3COO Na। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम एसिड, ये साल्ट है चारों। ये भी इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन समझ में आई, जिसका डिसोसिएशन 100% हो डिसॉल्व स्टेट में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 10%, 20%, 30%, 70% डिसोसिएशन, 30%, 40% अनडिसोसिएट, मतलब वो आयन में डिसोसिएट ना हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल है एसिड, जिसको आप पहचानते हो, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। जो वाटर में डिसॉल्व करोगे कभी भी तेजी से फास्ट 100% डिसोसिएट नहीं होगा। दूसरा NH4OH, ये बेस, ये दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह हमने स्टडी की इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या है। पहले इन सबको लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगले हेडिंग पर बात करेंगे। चलिए अब जरा डिक्टेट नोट देखिए। इलेक्ट्रोलाइट के आपने दो टाइप स्टडी की है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जब बात करोगे मीन्स वो तो 100% डिसोसिएट है ना आयंस में। जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, नथिंग एवर, ना उसकी बात करना है। हमको बात किसकी करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाता। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कितना लिया, 1 मोल। पहले स्टोरी सुनिए, स्टोरी सुनोगे जब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, कौन सा है नाम से कोई मतलब नहीं, वो अमाउंट में कितना है, 1 मोल। 1 मोल आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बीकर है। इसमें 1 लीटर वाटर है। वाटर कितना लीटर है, हाँ, इसकी कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है बीकर की, लेकिन अभी कितना लीटर वाटर है, 1 लीटर। आपने ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें डिसॉल्व होगा तो डिसोसिएट होगा, लेकिन आपको पता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। आपने 1 मोल एसिटिक एसिड को लिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब ये सपोज 1 लीटर वाटर में डिसोसिएट हुआ, क्या देगा आपको, ये जो इसके पास होगा वही तो देगा। ये कहां से, हिंदुस्तान के बाहर से लाएगा क्या, जो इसके पास इधर है वही उधर है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम एसिटेट आयन, उसको बोलते हैं H+ आयन, हो गया डिसोसिएट। लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 1 लीटर वाटर आपने इसको मिक्सअप करने के लिए यूज किया, और सपोज ये तो केवल 10% ही डिसोसिएट हुआ, उधर कितना गया, 10%, ये इधर बन गया 10%। अच्छा, उसमें से आपको डिटेल स्टोरी सुना देते हैं। ये इनिशियली क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टोरी सुना देते हैं।
ये स्टार्टिंग में कितना होगा 100%, ये दोनों कितने होंगे 0%। अब 100% को तो 1 मान सकते हो ना, चलो ये 1 है तो ये कितना होगा 0 0। अब आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, 1 लीटर वाटर में, डिसोसिएशन स्टार्ट, मान लो ये 10% डिसोसिएट, तो ये गया 10% इधर, तो 10% ये बन गया। अरे आयन प्रोडक्ट है तो 10% ये फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसका डिसोसिएशन ही 10% हुआ, तो ये बच कितना गया। अरे सिंपल सी थिंग है, 90% बचा ना CH3COOH के फॉर्म में। इस बीकर के अंदर CH3COOH एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल 90%, 10% कौन है, ये दोनों, मतलब डिसोसिएशन ही 10%। अब आप क्या करोगे, आपकी प्रॉब्लम ये है, आप शपथ ले चुके हो, आई शपथ मैं इसको 100% डिसोसिएट करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। आपने क्या शपथ ली है कि मैं इसको 100% डिसोसिएट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, 1 मोल के प्लेस पे 2 मोल थोड़ा ही करोगे, इसका अमाउंट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता। जो इसको डिसोसिएट करता है उसको मिक्स करिए। इसको ब्रेक कौन करता है, इसको ब्रेक तो वाटर करता है, तो वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर, चलिए करते हैं। 1 लीटर के प्लेस पे आपने कितना कर दिया, चलिए 2 लीटर कर दिया, वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, बट ये 1 मोल है, ध्यान रखना, इसके अमाउंट को इंक्रीज नहीं किया, मतलब आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं किया है। 1 लीटर के बजाय 2 लीटर वाटर कर दिया, कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया। मतलब कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डाइल्यूशन। आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया, 1 लीटर के प्लेस पे 2 लीटर वाटर कर दिया। अरे बात समझ में, तो 1 लीटर के प्लेस पे जैसे ही आपने 2 लीटर वाटर किया तो डाइल्यूशन इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। पहले 1 मोल में 1 लीटर था, 1 लीटर में 1 मोल था, अब 2 लीटर में 1 मोल है, तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो गया, 0.5 मोल पर लीटर है। चलिए समझ में आ गई होगी बात। तो हम यहाँ समझाना ये चाह रहे हैं कि हम जब आयन के नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं तो 1 लीटर के कंपैरिजन में वाटर का अमाउंट क्या कर दिया, 2 लीटर इंक्रीज कर दिया। अब देखो ये कितना बचा, 80%, ये कितना बन गया, ये कितना बन गया 20%, मतलब आपकी टेक्निक काम आ गई। आपने दिमाग का उपयोग किया, क्या उपयोग किया, क्या टेक्निक अप्लाई की कि हम 1 लीटर वाटर के प्लेस पे 2 लीटर वाटर कर दें तो क्या होता है, इसका डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये आयन में डिसोसिएट होने लगता है, आयंस के नंबर बढ़ गए, 10% के प्लेस पे 20%। अब आपके दिमाग में टेक्निक आ चुकी है, इस टेक्निक का आप फिर से उपयोग करोगे, क्योंकि आपको तो लालच आ चुका है। क्या आ चुका है, और समझ में भी आ गया कि जैसे जैसे हम वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे इसका डिसोसिएशन इंक्रीज। क्लियर, आपने 2 लीटर के प्लेस पे कितना वाटर कर दिया, 10 लीटर वाटर कर दिया, भाई ये डिसोसिएशन हुआ, ये बचा 20%, ये बन गया 80%, ये बन गया 80%। अनडिसोसिएट कितना रहा 20%, मतलब डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया आपके वाटर अमाउंट को इंक्रीज करते ही, क्योंकि आपने यहीं से टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया था कि वाटर का अमाउंट मिक्स करें तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, मतलब आयन डिसोसिएट होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होने लगता है। बट आप कर क्या रहे हो, आप तो वाटर के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो, 1 लीटर 2 लीटर फिर 10 लीटर, मतलब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हो, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाते जा रहे हो। चलिए अभी 20% हो रहे, आपने तो शपथ ली, आई शपथ 100% डिसोसिएट करके छोड़ूंगा, तो आपने 10 लीटर के प्लेस पे कितना कर दिया, 20 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, ये बचा 0, ये हुआ 100, ये हुआ 100%, हो गया 100% डिसोसिएट। क्या किया आपने, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते जा,
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में 20 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, पूरे सॉल्यूशन की आपने बैंड हो जाए, खत्म कर दिया उसको। कहाँ है 1 मोल 20 लीटर वाटर में 1 मोल कहीं मिलेगा? आप खुद भी उसमें डिप हो जाओ तो आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलना मुश्किल। तो आपने क्या किया, ध्यान रखिए, ये अंडरलाइन करता है, आपने सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे का इनवर्सली होते हैं, अपोजिट। समझ में आई? पूरी स्टोरी मैंने इसलिए समझाई है कि अगली जो बात मैं समझाऊंगा उसमें ये स्टोरी आपको ध्यान होना चाहिए। सिंपल सी थिंग है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए, if we increase the dilution of solution of an weak electrolyte, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते जाएं, वाटर के अमाउंट को मिक्स करते जाएं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए, लेकिन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन का इनवर्सली है। लिखिए भाई स्टेटमेंट, फिर समझ में आएगी बात। If we increase the dilution, if we increase the dilution of solution of weak electrolyte, if we increase the dilution of solution of weak electrolyte, number of ions increase, number of ions increase। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम एक रूल है, यहां लिख रहा है भाई, मैं आपने क्या किया है, डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है और कंसंट्रेशन को आपने क्या किया इस केस में, डिक्रीज किया है। ये इंक्रीज का साइन है, बस ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम का लॉ है, इसको बोलते हैं पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ। जो अभी आपने समझा, मैंने जिस टेक्निक से आपको समझाया है, वही बात ओसवाल्ड ने अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाई। क्या किया उसने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया, एबी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिसोसिएशन उसने स्टार्ट किया, ए प्लस बी माइनस, हो गया डिसोसिएशन। ये तो आपको भी पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट तो हुआ नहीं होगा। अब एक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज स्टडी की थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्स। क्या कंसीडर करेंगे हम, एक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं एक्स को, पहले भी आ चुका है एक्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन। और आपको पहले टेक्निक समझा चुके हैं कि एक्स को पता कैसे करते हैं। जैसे उसने बोला 10% का डिसोसिएशन हुआ, तो 10/100 0.1, ये एक्स की वैल्यू आ गई। उसने बोला 30% डिसोसिएशन हुआ, 30/100 0.3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस परसेंटेज वाइज मटेरियल कितना डिसोसिएट हुआ, इस पर आ जाए। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इनिशियली क्या होगा, 1, दुनिया जानती है, ये 1 मोल होगा इनिशियली, ये 0 होगा। आगे बढ़िए, रिएक्शन को स्टार्ट किया, ये डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होंगे x मोल से, ये x से डिक्रीज होगा तो ये x से इंक्रीज होते हैं, जैसा हम बनाते हैं फार्मूला। इसका कंसंट्रेशन क्या कंसीडर करें, C कंसंट्रेशन लिख दिया हमने, C क्या है, कंसंट्रेशन। 1 - x, ये डिक्रीज हुआ x से, तो 1 - x लिखेंगे।
ये क्या होगा, x से इंक्रीज होगा तो क्या लिखोगे, C फॉर कंसंट्रेशन, x आयन के नंबर, C कंसंट्रेशन, x आयन। तो यहाँ क्या लिखा, C1 माइनस x, इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होगा, या आयन में डिसोसिएट होगा। चलिए अब Kc का फार्मूला बनाएंगे, लेकिन उसी Kc का नाम क्या है यहाँ, Ka। K का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां लिख देता मैं, K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। X का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। K का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे Kc होता था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन नाम बदलते हैं, फार्मूले सबके सेम है। तो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फार्मूला होगा, अरे CD अपॉन AB, जो फार्मूला आप Kc में लेते थे। Kc में क्या लेते थे, प्रोडक्ट मोल अपॉन रिएक्टेंट मोल, उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। यहां भी वही बना लो, CX, ये प्रोडक्ट है ना, दोनों अपर साइड रहेंगे, C, ये CX, मतलब ये C और ये D, अपॉन में ये रहेगा AB, ये आ गया C1 माइनस X। फार्मूला वही है Kc वाला, लेकिन नाम बदल गया। यहां है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन किसका किया, अरे डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का किया, इसलिए उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसलिए वेरिएबल फैक्टर नहीं होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट कांस्टेंट है, रिएक्शन में ये इधर चल रही है, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। एक डिक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट रखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा, K इक्वल टू C स्क्वायर X स्क्वायर अपॉन C1 माइनस X, C से C कैंसल, क्या बन गया भाई, फार्मूला आगे लिखेंगे, Ka इक्वल टू CX स्क्वायर अपॉन 1 माइनस X। ये आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला। आप इस फार्मूले से क्या पता कर सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, X डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 माइनस X, X पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या बोलता है वो कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात है, उसमें अगर मगर क्या करे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो डिसोसिएशन ही बहुत कम होता है, कभी 10% तो कभी 5%। अब 5% डिसोसिएशन हुआ समझो, या लेस देन 5% हुआ, तो X की वैल्यू तो 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी ना। तो ऐसे केस में वो बोलता है कि X को नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो नया फार्मूला बन जाएगा भाई। यहाँ लिखते हैं आगे, जगह कम है तो आगे बढ़ेंगे। क्या करें, इसमें 5% से लेस डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो एग्जांपल समझाया था, 80% हो गया ना, 20% हो गया ना, 90 हो गया ना, 100 हो गया, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये लेस देन 5% डिसोसिएट हुआ तो X की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। फार्मूला क्या बनेगा, K इक्वल टू C X स्क्वायर बन गया, K इक्वल टू C X स्क्वायर। अब देखो X की वैल्यू पता करें, तो X इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C। समझ लेना भाई बायो वाले भी, X स्क्वायर इधर लाओगे तो ये K, X स्क्वायर इधर लाओगे तो K अपॉन C बनेगा, फिर X का स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। फार्मूला आ चुका है, बताओ इससे क्या पता कर सकते हो आप। इससे आप X की वैल्यू पता कर सकते हो कि परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन कितना हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वो किस पर डिपेंड है, K, अरे K तो कांस्टेंट है, काय पर डिपेंड होगा,
ये x इस k पर डिपेंड होगा क्या? अरे k ये तो खुद कांस्टेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ना किसी पे वो डिपेंड रहता, ना किसी को अपने पे डिपेंड करता, तो k तो कांस्टेंट है। c क्या है? c कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का इनवर्सली होता है। मतलब इस फार्मूले को बदल के अपन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिखूंगा भाई, जगह कम है, यहाँ लिखूंगा। इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू c कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ये c कंसंट्रेशन 1/v, ये फार्मूला है। कंसंट्रेशन वॉल्यूम का इनवर्स है। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे उसमें वाटर मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे थे आप, v इंक्रीज करोगे c डिक्रीज होगा। आपने सॉल्यूशन में अगर इसका डिसोसिएशन इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के ए वी, वी फॉर वॉल्यूम जो सी का इनवर्स है। तो हम इस फार्मूले की अभी बात करें, हमें इस साइंटिस्ट के बारे में बात करना है। हम अभी तक अपनी बात करे जा रहे हैं, अपना ही नाम लिए जा रहे हैं, इसकी बात करें। ओसवाल्ड ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, the degree of dissociation means x means number of ions is inverse to the concentration of solution. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के नंबर ऑफ आयंस इनवर्सली है। कंसंट्रेशन हायर रखोगे, नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वाटर के अमाउंट को मिक्स करते जाओगे, आयन के नंबर बढ़ते जाएंगे। देखो वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का, उतना x की वैल्यू हायर होगी। तो ये है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसका स्टेटमेंट है सीधा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हायर रखोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होगा, और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज करना है तो उसमें वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस डाइल्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, आयंस के नंबर उतने ज्यादा मिलेंगे। नोट करिए भाई इसको, मैं स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा। चलिए भाई यहां तक। इसके बाद हम स्टडी करते हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद एसिड बेस कंसेप्ट। तो हेडिंग लिखिए एसिड बेस कंसेप्ट। हेडिंग, अब नया हेडिंग स्टडी करेंगे, एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने कंसेप्ट प्रपोज किए हैं। कोई बोलता है ये एसिड है, कोई बोलता वो एसिड है, कोई बोलता है ये बेस है, कोई बोलता वो बेस है, कोई बोलता है ये न्यूट्रल है, ये लीस्ट बेसिक है, मोस्ट बेसिक है। इस तरह अलग अलग अपने कंसेप्ट को प्रपोजल करते हैं। 3 साइंटिस्ट इसमें फेमस है। सबसे पहला साइंटिस्ट, जैसे जैसे उनके नाम आएंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे। सबसे पहला साइंटिस्ट है आर्हेनियस। तो सबसे पहले इसी की बात करें, आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। अब देखो जब आप एलकेजी यूकेजी में स्टडी करते थे तब टीचर आपको समझाता था एसिड क्या है। जो टेस्ट में बिटर हो, जो टेस्ट में बेटर हो, जो टेस्ट में स्वाद, क्या बोलते हैं उसको, खट्टा, ठीक है, उसको एसिड बोलते थे। जो टेस्ट में बिटर है उसको बेस बोलते थे, और खाली इमेजिन करते थे। तो फिर बाद में आया, कुछ बड़ी क्लास में जब आए आप बाय मिस्टेक,
छोटी क्लास को पास करके बड़ी क्लास में जब आ गए गलती से, तो फिर वहां पर कंसेप्ट आया कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करे वो एसिड, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करे वो बेस। ऐसे कंसेप्ट आए, उन्हें भी आप पढ़ते रहे, देखा कभी नहीं। एक लिटमस पेपर होता है, उसको डिप्ट करते हैं, अगर वो कन्वर्ट होगा रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, तो एसिड बेस की टेस्टिंग होती थी। उसमें एक्टिविटीज वगैरह भी आपको लिखी होती थी बुक में कि ऐसा किया तो वैसा हुआ, वैसा किया तो ऐसा हुआ। ना वो आज तक आपको याद हुए, ना अब आगे कोई याद होगा। फिर भी मेरी ड्यूटी पढ़ाना है, आपकी ड्यूटी समझना है, इसलिए समझ लीजिए ताकि आप मेरे पे ब्लेम ना करें सर ने हमको ना समझाया। तो आर्हेनियस का जो एसिड बेस कंसेप्ट है ये 11th का कंसेप्ट है। अब यहां से जितनी पुरानी चीजें स्टडी आप करके आए हैं वो तो है, लेकिन आर्हेनियस ने अपना एसिड बेस कंसेप्ट अलग दिया। वो बोलता है ये मटेरियल एसिड है, ये मटेरियल बेस है। वो जो बोलता हम याद करते हैं, हम देखते समझते नहीं कुछ भी। तो आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो डिसॉल्व स्टेट में H+ आयन को रिलीज करे वो एसिड, while gives OH- ion in dissolved state called base। ये डेफिनेशन दी कि जो मटेरियल वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन को रिलीज कर दे अपने पास से वो एसिड, और जो OH- को रिलीज करे वो बेस। सिंपल सा कंसेप्ट है। एग्जांपल HCl, ये क्या रिलीज करेगा डिसॉल्व स्टेट में? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। H+ आयन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। इसका इलेक्ट्रॉन एक ही था, इंटरनेशनल है, एक इलेक्ट्रॉन था जो क्लोरीन लेकर के भाग गया, तो ये H+ पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। इसको आर्हेनियस ने क्या बोला? हाइड्रोजन आयन। ध्यान से समझना, आर्हेनियस ने इसको क्या बोला? H+ आयन, जिसका नाम होता हाइड्रोजन आयन। अब HCl के पास तो एक ही H था, तो उसने एक H रिलीज किया। अगर H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो कितने H+ डोनेट करेगा? 2। ये भी एसिड है, एक H+ रिलीज करेगा 2। आर्हेनियस ने नंबर नहीं बताए थे। आर्हेनियस ने ये बोला था कि जो मटेरियल डिसॉल्व स्टेट में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे डिसॉल्व स्टेट में गिव्स H+ आयन कॉल्ड एसिड। दूसरा उसने दिया कि जो डिसॉल्व स्टेट में, भाई डिसॉल्व स्टेट इसकी कंडीशन है, सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं होगा। जो मटेरियल डिसॉल्व स्टेट में क्या रिलीज करे, क्या दे? हाइड्रोक्सी आयन, जिसको हम बोलते हैं OH- आयन, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सी आयन। जो मटेरियल डिसॉल्व स्टेट में OH- हाइड्रोक्सी आयन दे वो बेसिक नेचर। ये आर्हेनियस का सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बेस पर बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे बेस है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इसने इस H+ का नाम हाइड्रोजन आयन रखा। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, उधर दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे, तो ये आर्हेनियस का कंसेप्ट है। दूसरा जो साइंटिस्ट है एसिड बेस कंसेप्ट में आया, ब्रोस्टेड लॉरी। अब उधर एसिड बेस कंसेप्ट लिखेंगे लेकिन जगह नहीं है इसलिए छोड़ दिया। कौन सा कंसेप्ट है एसिड बेस का? ब्रोस्टेड लारी एसिड बेस कंसेप्ट। ये भी साइंटिस्ट है, आर्हेनियस भी साइंटिस्ट था। अपने अपने कंसेप्ट अलग अलग टाइम में अलग अलग दिए। ब्रोस्टेड लारी जो है उसने एसिड बेस की डेफिनेशन अलग तरीके से की। उसने भी डिसॉल्व स्टेट की बात की और बोला कि जो मटेरियल डिसॉल्व स्टेट में प्रोटॉन को रिलीज करे वो एसिड, जो प्रोटॉन को गेन करे वो बेस। मतलब इसने क्या दिया? किसके बेस पे दिया? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर है उसको क्या बोला? एसिड। जो प्रोटॉन को गेन करे, गेनर, बेस।
ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, पर डेफिनेशन तो एक लाइन की है, सिंपल सी, समझ में आए तब ना, तो एग्जांपल से समझ में आएगा। प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड, इन डिसॉल्व्ड स्टेट प्रोटॉन गेनर कॉल्ड बेस। देखिए HCl की बात करें, ये HCl, इसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, मतलब वाटर की रिएक्शन करेंगे H2O। देखो अब क्या होगा, जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग ना होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू मटेरियल, वो प्रोटॉन को गेन करेगा। कैसे? HCl अपने H+ किसको डोनेट कर देता है? HCl अपने H+ वाटर को डोनेट कर देगा, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, H3O+। एक हाइड्रोजन उधर चला गया ना, तो ये H3O पॉजिटिव हो गया, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बचा? Cl-। अब आते हैं ब्रोस्टेड-लारी के एसिड बेस कंसेप्ट। देखो इसमें प्रोटॉन किसने डोनेट किया? इसने, तो ये क्या बना? डोनर। ये क्या हो गया? एसिड। ये प्रोटॉन को गेन किया ना इसने, तो ये बना गेनर, तो ये बन जाएगा बेस। अब आप बोलोगे सर वाटर तो न्यूट्रल होता है, वो बेस कहां से हो गया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कंपैरेटिवली स्टेडी है ब्रोस्टेड-लारी के कंसेप्ट में। प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड व्हाइल प्रोटॉन गेनर बेस। इसने प्रोटॉन को गेन किया इसलिए बेसिक नेचर का है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया इसलिए एसिडिक नेचर का है। अब ये सोचिए कि प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का मतलब, ये प्रोटॉन का मतलब है ना, H+ आयन को ही तो प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि उसको वो तो वैसे भी इंटरनेशनल था, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ही तो बचा उसके पास न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं था उसके पास। इसका मतलब ब्रोस्टेड-लारी और आर्रेनियस, या तो ये दोनों कम पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल गए ही नहीं, LKG UKG स्टडी नहीं की, क्योंकि इनको ये डिफरेंस पता नहीं है कि H+ आयन का नाम ही प्रोटॉन है और H+ आयन का नाम ही हाइड्रोजन आयन है। शायद इनकी पढ़ाई लिखाई में कमजोर रह गए होंगे किसी कारण से। अब हम जब स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो ये दोनों साइंटिस्ट मिलके हमको बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं? क्या रे कुछ भी बोल दो मानते रहेंगे बच्चे। अरे ये बोलता है प्रोटॉन और ये बोलता है हाइड्रोजन आयन, अरे दोनों एक ही तो बात है, अलग अलग कहाँ हैं? ये आर्रेनियस बोलता है कि हाइड्रोजन आयन को जो रिलीज करे वो एसिड, और ये ब्रोस्टेड-लारी आया और बोला दादागिरी बता के बोलता जो प्रोटॉन को डोनेट करे। अरे गधों, प्रोटॉन और H+ हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अगर ये भी यहाँ बोलता कि डिसॉल्व स्टेट में जो H+ आयन को डोनेट करे वो एसिड, H+ आयन को गेन करे वो बेस, तो भी सही होता। लेकिन अब ये साइंटिस्ट है, ये गलत भी करते हैं तो लोग इनको फॉलो करते हैं। शर्मा सर बोले कि ऐसा करो तो सुनने को तैयार नहीं। तो यहाँ मीनिंग एक ही है, कंसेप्ट अलग अलग है। ब्रोस्टेड-लारी के कंसेप्ट से प्रोटॉन डोनर एसिड, जो डिसॉल्व स्टेट में H+ आयन को डोनेट करे वो एसिड, तो बात तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर प्रोटॉन डोनर HCl एसिड है, प्रोटॉन गेनर वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ कंपैरेटिवली होंगे, दो मटेरियल मिलाओगे तो जैसे ही उनकी स्ट्रेंथ चेंज होगी, मान लो दोनों एसिड है लेकिन एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो इसको मजबूरी में ये एसिड है फिर भी आप बेस बोलोगे क्योंकि इसने प्रोटॉन गेन करा। दूसरा एग्जांपल, जैसे NH3 अमोनिया, इसको वाटर से रिएक्ट किया, अब रिएक्शन कुछ उल्टी होगी, अपोजिट होगी, इधर से H+ इधर आएगा। आता है आपको समझा है कोवेलेंट बॉन्ड में कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, इधर से H+ आएगा इसके पास आ जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH4+, क्या बन जाएगा? OH-। बताओ अब प्रोटॉन डोनर कौन है? अब तो डोनर कौन है? ये है प्रोटॉन डोनर, तो वाटर एसिड हो गया।
अमोनिया क्या हो गया, प्रोटॉन गेनर, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। इसका मतलब वाटर एम्फोटेरिक नेचर का है। वाटर कौन से नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। वो जब एसिड के सामने जाता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, किसी बेस के सामने जाता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है, मींस उसका नेचर एम्फोटेरिक नेचर है। तो दोनों, कुछ लोग इसको बोलते हैं न्यूट्रल है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सेम है, इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल भी होता है। तो ये तो एक्चुअली न्यूट्रल ही है। किसी की प्रॉपर्टी किसी रिएक्शन के थ्रू चेंज नहीं होती, जो यूनिवर्सली ट्रूथ है वो ट्रूथ है कि ये न्यूट्रल है, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी। लेकिन कब, जब अकेला बैठा होगा तो एसिड बेस कुछ नहीं है, अकेला होगा तो न्यूट्रल है। लेकिन कभी बेस के सामने जाएगा तो एसिड बन जाएगा, एसिड के सामने जाएगा तो बेस बन जाएगा, ऐसे बदलता रहता है नेचर। तो ये है ब्रोस्टेड लॉरी का एसिड बेस कंसेप्ट, प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड व्हाइल प्रोटॉन गेनर बेस। दोनों एग्जांपल समझाए मैंने, समझ में आए होंगे। ये आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट है। तीसरे नंबर पे आएगा लुविस का एसिड बेस कंसेप्ट, बोर्ड पे जगह खत्म है इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनको लिखिए।